जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए अधिनियम के साथ दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के। हम आज बात करने वाले हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो है तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है प्रश्न आता है और उनका प्रिपरेशन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास नंबर 13, जिसमें हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमने खाद्य निरीक्षक की संरचना के बारे में समझा, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है इनके बारे में समझा। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1985, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद जो दोस्तों हम आगे पढ़ रहे हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, जिसका हम सिर्फ देखेंगे इस वीडियो में परिचय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कंप्लीट कर लिया है। अब आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो है हम इसमें प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो दोस्तों खाद्य निरीक्षक का प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो, इसके लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी अच्छे से सभी चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में दोस्तों एक चीज़ आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आपको किसी भी तरीके का अध्याय याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल ही याद रखना है। उन आर्टिकल में क्या होता है, उनके तहत किस तरीके की जो शक्ति है मिली हुई है, उन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वस्तु को लेकर के मतलब लेन देन और उनसे हो रही हानियां, उनसे संबंधित जो है दंड के बारे में पूरी तरीके से हम इस पढ़ने वाले हैं इस सेक्शन के अंतर्गत। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें धारा 1 से लेकर के धारा 16 तक का जो है दोस्तों इसमें सेक्शन हमको याद रखना होगा, और एक कुछ अनुसूची भी है उसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपको एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक एक करके सभी धाराओं को पहले देख लेते हैं। अगर आप कॉपी पेन रखते हैं तो दोस्तों बिल्कुल जो है वीडियो को आप स्लो मोड पर रखिए, और हो सके तो कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, हो या फिर जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों धारा 1। तो धारा 1 जो है जिस तरीके से मैं आपने पढ़ा होगा भारत का संविधान, जिसमें धारा 1 क्या कहता है कि जो इंडिया अर्थात भारत जो है हमारा देश का क्या होगा, नाम होगा। तो उसी तरीके से संक्षिप्त नाम जो है किसमें बताया गया है, नाम एवं विस्तार, वो धारा 1 के अंतर्गत जो है बताया गया है। ठीक है, उसी तरीके से धारा 2 है दोस्तों, धारा 2 क्या कहता है कि इनमें परिभाषित करके बताया हुआ है। ठीक है, तो अपने जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पढ़ा है उनमें भी आपको भाग मतलब धारा 1 में जो है नाम और विस्तार देखने को मिला है, और धारा 2 में आपको परिभाषा देखने को मिला है। ठीक है, जिसमें जो है समुचित प्रयोगशाला इन सब के बारे में कि किनको क्या कहा जाता है सब हमने देख ही चुके हैं। ठीक है, तो आप उनको उन वीडियोस को फिर से देख लीजिए, क्योंकि आपका जो है अगर आप भूल चुके होंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा के अंतर्गत किस चीज़ को क्या कहा जाता है हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो होगा संहिता, संहिता किसको कहा जाता है, कलेक्टर किसको कहा जाता है, आवश्यक वस्तु किसको कहा जाता है, खाद्य फसलों की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, अधिसूचित आदेश किसको क्या कहते हैं, आदेश का अर्थ क्या होता है, राज्य सरकार से क्या अभिप्राय है, चीनी से क्या अभिप्राय है, और यहाँ पास एक और ऑप्शन था दोस्तों जिसको इसमें इंगित नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए क्योंकि उसको जो है पूरी तरीके से संशोधित करके हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धारा 2 का के अंतर्गत, जिसमें आवश्यक वस्तु घोषणा इत्यादि के बारे में बताया गया है। धारा 3 कहता है कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदान, वितरण आदि का नियंत्रण करने की जो शक्ति है उनके बारे में बताया गया है। और धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य सरकारों का कर्तव्य का अधिरोपण आदि के बारे में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो कर्तव्य है तो उनके बारे में बताया गया है, और उनकी शक्तियों का जो प्रयोजन है वो धारा 5 के अंतर्गत बताया गया है। अन्य जो अधिनियमितताओं हैं, उनके असंगत जो आदेश हैं उनके प्रभाव हैं, धारा 6 में बताया गया है। इनमें क्या क्या होता है दोस्तों डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आने वाले लगातार क्लास में। ठीक है, उसी तरीके से धारा 6 का के अंतर्गत जो खाद्य फसलें हैं, खाद्य तिलहनें हैं, खाद्य तेल हैं, उनको अधिग्रहण मतलब अधिहरण करने का जो उनके बारे में बताया गया है। और 6 ख के अंतर्गत खाद्यान्नों आदि के अधिग्रहण के पूर्व जो है हेतु जो निर्देश एवं सूचना दिया जाता है उनके बारे में बताया गया है। और 6वां में जो बताया गया दोस्तों अपील के बारे में बताया गया है। उसके बाद है 6वां घ में बताया गया है कि अधिहरण के अधिनिर्णय
का अन्य दंडों से में बाधा ना करना, इन सब के बारे में बताया गया है। और धारा 6 में बताया गया है कि कतिपय मामलों में आधिकारिकता का वर्जन, मतलब कहीं ना कहीं चल के जो है आधिकारिकता को लेकर के उन पर जो है कंप्लेंट करने की जो शक्ति है वो नहीं दी गई है, उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है। और शक्तियों के बारे में बताया गया है धारा 7 के अंतर्गत, जो कि क्या था, पूरी तरीके से राज्य का था। अब बात करते हैं कि उसमें केंद्र सरकार को कुछ रकम भू राजस्व की बकाया वसूली के रूप में शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को है, तो वो है धारा 7 का के अंतर्गत बताया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो शक्ति है, शक्ति के रिलेटेड ही जो है धारा 7 का आया हुआ है। ठीक है। अब धारा 8 कहता है कि प्रयत्न और दुष्प्रेषण, इन सब के बारे में देखेंगे। मिथ्या कथन, मतलब ऐसा वाला जो है कहा जाए तो मिथ्या कथन आपको पता होगा कि कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिनमें क्या होता है, कथन बहुत बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाता है लेकिन उतना का वो नहीं होता है। ठीक है। कंपनियों द्वारा अपराध जो है धारा 10 के अंतर्गत जो है बताया गया है। और उसके बाद जो है दोस्तों कंपनियों द्वारा बहुत तरीके से जो है फ्रॉड किया जाता है, उन सबको अलग अलग तरीके से इसमें जो है बताया गया है। धारा 10 का के अंतर्गत, क्योंकि धारा 10 में जो है कंपनियों द्वारा अपराध बताया गया है, तो धारा 10 के अंतर्गत भी आपको अलग अलग सेक्शन देखने को मिलेगा। तो धारा 10 का के अंतर्गत अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होगा। अजमानती मतलब जमानत नहीं मिलेगा। ठीक है। उसी तरीके से 10 का के अंतर्गत बताया गया है गिरफ्तार करने की जो शक्ति है वो बताया गया है। उसी तरीके से धारा 10 ख में बताया गया है कि न्यायालय की अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष कंपनियों के नाम, कारोबार मतलब कारोबार के स्थान आदि प्रकाशित करने की जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। और 10 ग में बताया गया है कि आपराधिक मनः स्थिति की अवधारणा। ठीक है। उसी तरीके से धारा 11 के अनुसार बताता है कि अपराधों का संज्ञान, इन सब के बारे में जानकारी हम देखेंगे आने वाले लगातार वीडियो में। ठीक है। और 12 में ये कहता है कि जुर्माना के बारे में जो है विशेष उपबंध, कौन सी चीज़ में जुर्माना होगा, कितना होगा, कैसे मिलेगा, इन सब के बारे में बताया गया है। धारा 12 का के अंतर्गत आपको बताता है कि विशेष न्यायालयों का गठन की कब किस स्थिति में जो है न्यायालयों का गठन किया जाएगा। धारा 12 का के अंतर्गत आता है विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध। ठीक है। विचारणीय अपराध, कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं जिस पर उनको सोचना भी पड़ सकता है। ठीक है। ऐसा स्थिति आ जाती है। तो उसी तरीके से 12 का ख में अपील और पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है। धारा का ग के अंतर्गत जो है संहिता का विशेष न्यायालय में समक्ष वाली कार्यवाही को लागू करने का अधिकार बताया गया है। 12 ख में बताया गया है कि सिविल न्यायालयों द्वारा आदेशों आदि का जो है दिया जाना, इन सब के बारे में बताया गया है। धारा 13 में बताया गया है कि आदेशों के बारे में उपधारणा जो है उनके बारे में बताया गया है। और 14 में बताया गया है कतिपय मामलों में सबूत का भार। और साथ ही साथ जो धारा 15 है उसमें बताया गया है कि अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही के लिए परीक्षण, मतलब जो कार्यवाही की गई है उसका परीक्षण किया गया है उसके बारे में। और धारा 15 का में बताया गया है कि लोक सेवाओं का अभियोजन। और जो 16 है उसमें निरसन एवं व्यावृत्तियाँ के बारे में बताया गया है। ये सब चीज़ें क्या होती है, निरसन, व्यावृत्तियाँ, लोक सेवा एवं अभियोजन, इन सब के बारे में डिटेल में जब हम पढ़ेंगे दोस्तों तो उनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट में आप जो पढ़ोगे उनको मैं बताऊंगा जो है वो अनुसूची। ठीक है। कि इसमें कौन कौन से अनुसूची सूची जो है इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये थी दोस्तों इसका जो परिचय, सिंपल सा था और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही कम क्लासेस में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछता है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो है आवश्यक वस्तु का अर्थ क्या होता है, तो नीचे ऑप्शन दिया रहेगा उसमें बताएगा। ठीक है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है कौन कौन से चरणों तक का होता है, राज्य में, जिले में, केंद्र में या उपरोक्त में से कोई नहीं, इस तरीके से प्रश्न जो है इसमें पूछा जाता है। अगर कोई अपराध करता है तो कितने की जुर्माने राशि लगाई जाती है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो पहला क्लास रहेगा इसका नेक्स्ट आने वाली जो क्लास है उसमें जो है एक्ट से रिलेटेड प्रस्तावना में क्या कहा गया है उनके बारे में सब डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से कानून जो है इसमें लगे हैं। उसके बाद जो दोस्तों हम उद्देश्य एवं कथनों को समझेंगे और उसके बाद जो है हमारा धारा 1 जो है स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें संक्षिप्त नाम, अर्थात संक्षिप्त नाम में क्या कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नाम से इसको जाना जाएगा, जो पूरे भारतवर्ष पर लागू
लागू होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें जिनको आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए एक मैं इसमें का कंप्लीट ही करा देता हूँ इसका जो प्रस्तावना है। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक धारा एक से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है तो उसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 369 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण से संबंधित जो है संसद को शक्ति प्रदान की गई है, और इसमें आवश्यक आपूर्ति के लिए अधिनियम 1946 जो कि 26 जनवरी 1955 तक जो है समिति के द्वारा जो है पूरी तरीके से गठित कर दिया गया था, वो अध्यादेश को परिवर्तित करने के लिए बिल को कुछ वस्तुओं के व्यापार एवं उत्पाद, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रित करने के उपबंध करने हेतु संसद में प्रस्ताव किया गया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है पूरी तरीके से राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। कब मिली थी? 1 अप्रैल 1955 को। और जो है पूरी तरीके से राष्ट्रपति की जो सहमति मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो बिल जो है कानून में परिवर्तित हो जाता है। तो यह विधायक पुस्तक का जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, मतलब जो उस समय जो बिल पास हो गया था उससे रिलेटेड जो है, तो उस वस्तु बुक का जो नाम रखा गया था, क्या रखा गया था? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1955। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है राष्ट्रपति द्वारा कब जो है पारित किया गया है, तो 1 अप्रैल 1955 को जो है पारित किया गया है। ठीक है, और दोनों सदनों से इसमें क्या हुई है? मंजूरी मिल चुकी है। अगर हम लोग बात करें तो यह जो अधिनियम है 1946 जो 26 जनवरी 1955 तक जो है ये समिति तक ही सीमित था। ठीक है, 26 जनवरी 1955 तक ये जो है सीमित था, और 1 अप्रैल 1955 को जो है लागू हो गया। ठीक है, और जिसको हम लोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ संशोधित अधिसूचनाएं जो है इसमें आई हुई है, जिसके अनुसार जो है किन किन संख्याओं को जो है इसमें जोड़ते गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें विविध अनुकूलन के आदेश में 1956 आया था। ठीक है, उसमें आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1957, जिसमें 57 का संख्या 13, उसी तरीके से आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम संख्या 28, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1961 में संख्या 17, मतलब 1964 का संशोधन बोल सकते हैं। ठीक है, 1964 का संशोधन में 47, और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1966 25, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 14। इन सब को बारे में दोस्तों आपको याद नहीं रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रश्न पूछता ही है। केंद्र विधि जो जम्मू कश्मीर है वो तो हट चुका है, अब ये जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपको देखने को मिलेगा ये सब संशोधनें हैं। ठीक है, जो अभी तक लगातार 2010 तक, और लास्ट इसमें जो बताया गया है 1/10/2009, इन सब की स्थिति में संशोधित किया गया है। तो इनके उद्देश्य एवं कारणों का कथन हम इसमें समझ लेते हैं कि अनुच्छेद जो धारा 369 है, जिसके अधीन जो संसद है अपनी जो कुछ स्थितियां हैं जिसमें उत्पादन आपूर्ति को लेकर के कुछ नियमें बना सकती है, विधियां बनाने हेतु आरंभ 5 वर्षों की अवधि के दौरान शक्ति दी गई है। आवश्यक आपूर्ति एवं अस्थायी शक्ति जो समिति है, अधिनियम है 1946 26 जनवरी 1955 तक ही सीमित था। उन वस्तुएं जिन पर अधिनियम लागू हुए हैं वो 2 विस्तृत श्रेणियों में आते हैं। कौन कौन से 2 विस्तृत श्रेणी हैं? तो पहला बताया गया है कि कोल, टेक्सटाइल्स मतलब दोस्तों कपड़ा उद्योग। ठीक है, उसी के साथ साथ आयरन और स्टील, पेपर इत्यादि के संघ नियंत्रण के अधिग्रहण उद्योग को उत्पादन, और दूसरा जो बताया गया है वो खाद्य पदार्थ, गवेशी चारा, ठीक है मवेशी चारा होगा, इत्यादि जो ऐसे उद्योग के उत्पादन नहीं है। जैसे कि लोकहित उपेक्षा में 26 जनवरी 1955 के पश्चात भी ऐसे वैधानिक जो शक्तियां हैं वो संविधान के अनुच्छेद 369 के अधीन थे, केंद्र सरकार के पास जारी रहनी चाहिए। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें सूची 3 में प्रविष्ट, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं 7वीं अनुसूची जो है समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची के बारे में बताता है। उसका जो सूची नंबर 3 है, ठीक है, उसमें प्रविष्ट जो 33 है उसके आवश्यक संशोधन के लिए उपबंधों वाले बिल गत वर्ष सितंबर के संसद दोनों में जो है पारित कर दिया गया था। यह संशोधन जो है अपेक्षित संख्या राज्यों द्वारा समर्थन देने के कारण जो है विधि बन गया था। तो कहीं ना कहीं अनेक राज्यों के द्वारा इसमें जो है संशोधित किया गया था, और हालांकि जो संविधान है वो तीसरा संशोधन अधिनियम तक विधि नहीं बना हुआ था। ठीक है, मतलब कानून नहीं बना हुआ था जब आवश्यक आपूर्ति अर्थात अस्थायी शक्ति जो है 1946 समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो जब जो है उनको संशोधित करके 26 जनवरी 1955 को आवश्यक वस्तु अधिनियम को लाया गया तो वो जो है ऑटोमेटिक जो है समाप्त हो गया, और अध्यादेश के दौरान जो है पूरी तरीके से लागू हो गया। तो दोस्तों पूरी तरीके से संघ सूची की प्रविष्ट में 12वीं
जो सूची है उसके अधीन संसद के पास सभी वस्तुओं के अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य को विनिमयत रखने की शक्ति है। अध्यादेश के धारा 4 में विनिमय के लिए उपबंध करता है, लेकिन इन पर जो अब पहली बार जो है गेहूं को शामिल किया गया था, कच्ची रुई एवं गन्ने के रूप में जो है लागू होने वाला समिति था। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पहला जो है समिति किस पर बनाया गया था। पहली बार जो है गेहूं, कच्ची रुई और गन्ने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, कौन से धारा के अनुसार? धारा 4 के विनिमय उपबंध के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखिए। उसी तरीके से सहवर्ती सूची में, अर्थात जिसको समवर्ती सूची कहते हैं, उसके प्रविष्ट 33 के भीतर अब आने वाली सभी वस्तुएं जो है पूरी तरीके से नियंत्रण के लिए उपबंध करने वाली केंद्रीय विधि को पारित करने पर लंबित करने का जो है उनको अधिकार दिया गया है, और साथ ही साथ जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, जानकारी जो है इसमें आपको पता होनी चाहिए। तो कि इसमें धारा 369 क्या है, संविधान को इसमें क्या बनाने की अधिकार है, और कब जो है ये लागू हुआ, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संक्षिप्त नाम परिभाषा। तो जिस नाम को बताया हूँ सभी का परिभाषा हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। अच्छे अच्छे पीडीएफ्स आपको देखने को मिलेगा। www.abhyasgk.com विजिट करके भी आपको अच्छे पोस्ट पढ़ने को मिल जाएगा। नीचे में बहुत सारे वीडियोस का लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग के ट्रिक, इसके अलावा सामान्य ज्ञान है और कंप्यूटर के वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे ट्रिक्स के माध्यम में मैंने समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जो है सेलेक्टेड है, व्यापम का प्रश्न आता ही है। तो उन वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में इसके नए पार्ट के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।